स्टूडेंट्स, तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज द टॉपिक of your importance of universal law of gravitation. Here the universal law of gravitation successfully explained several phenomena. We know that universal law of gravitation that is given by the Sir Isaac Newton explained various type of phenomena that is happened before this law. First, the force that binds us to the earth is gravitational force. जो the force that binds us to the earth, we know that earth attract anything towards itself. We all know these things when this marker pen is falls leave from this height, then this pen is going towards the earth is due to the in this way is due to the gravitational force attracted by the earth. जब gravitational force के बारे में हम लोग को नहीं पता था तो भी ये काम होता था। ऐसा नहीं है कि न्यूटन साहब के आने के बाद से ये मार्कर पेन अर्थ की तरफ फॉल डाउन करना शुरू किया, ये पहले से हो रहा था। न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आधार पे ये एक्सप्लेन करके बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों होती है। तो अट्रैक्ट क्यों होती है? क्योंकि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी पावर है, जो क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ उसको बाइंड करके बांधे हुए रखता है। अगर हम लोग किसी स्टोन को हाइट में फेंकते हैं तो क्या वो स्टोन चलता रहता है स्पीड में? कोई मीडिया की तरफ वो पैक से फुटबॉल को मारा, बॉल जा रहा है तो नहीं होता है बॉल। या फिर जो स्टोन को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो स्टोन फिर क्या आता है? अर्थ की तरफ आता है। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को बांधे हुए रखता है। बाइंड्स अस टू द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ के कारण, जिस कारण से अब अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे मान सकते हैं कि है? क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसके पास एक अट्रैक्टिव पावर होगा। तो जो फोर्स मास के कारण से एक्सर्ट होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और चूंकि अर्थ के पास मास है तो अर्थ के पास भी एक अपना ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है हम सबों को, एटमॉस्फेयर को। अब बोलोगे सर हाउ कैन एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट अराउंड द अर्थ? तो एटमॉस्फेयर इज एग्जिस्ट अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द gravitational force by the earth. Gravitational force of the earth attracted this air particles, all things, all about that is attracted by the earth. तो जो भी चीजें अर्थ से बाइंड है उसका मेन कारण क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। The motion of the moon around the earth is due to the gravitational force. मतलब अब हम लोग पता है कि ये मान लेते हैं हम लोग अर्थ, मून जो है दिस इज द मून इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। न्यूटन एक्सप्लेन दिस फेनोमेनन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बताया कि मून जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है उसके घूमने का जो मेन कारण है वो कौन सा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से घूमता है। अब इतना बात तो कंफर्म है कि अर्थ के पास मास है, मून के पास मास है, तो दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा, कंफर्म। अब ज्यादा मास किसका है? तो अर्थ का। कम मास किसका है? मून का। तो क्या मून जितना फोर्स अर्थ पे लगाता होगा, अर्थ क्या उतना ही फोर्स मून पे लगाता है? तो आंसर है यस, फोर्स दोनों सेम लगाते हैं, लेकिन इफेक्ट किस तरफ होगा? क्योंकि आप लोग न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके होंगे। F इज इक्वल टू क्या होता है? ma, और a इज इक्वल टू क्या होता है? F by m. दिस इज द रीजन। एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ ज्यादा होगा? अगर फोर्स सेम है, ये अर्थ का मास हो गया, ये मून का मास हो गया, दोनों फोर्स सेम लगा रहे हैं। अब बात करते हैं पहले मून का। मून का मास स्मॉल है, फोर्स मान लेते हैं, ऐसे समझो कि इसका मास मान लेते हैं 2 kg और ये
ये इसका मतलब अर्थ का मास तो हम पता है हम लोग का, लेकिन बस इसको मान लेते हैं 10 केजी। ऐसे अर्थ का मास का जो वैल्यू होता है वो होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी इसका मास होता है अर्थ का। खैर हम अभी यहाँ पे इसको 10 केजी मान रहे हैं, इसको 2 केजी मान रहे हैं। सपोज दैट दोनों में फोर्स काम करने वाले वैल्यू को मान लेते हैं व्हाट 10 न्यूटन। देन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून, तो यहाँ पे एक का बात करेंगे फॉर मून के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 10/2 डिवाइडेड बाय 5। बात करेंगे किसके लिए, अर्थ के लिए, यहाँ पे ई द वैल्यू ऑफ इज 10/10 1। दोनों में फोर्स सेम लगने के बावजूद भी एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है। तो ये एक्सेलरेशन अलग अलग होने के रीजन से ही ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगने के बाद भी स्मॉल बॉडी को जो लार्जर बॉडी है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे कि हम लोग का मास बहुत कम है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो हम लोग का जो एक्सेलरेशन होगा जब हम लोग मान लो इस पेन के बारे में बात करते हैं, इस पेन का मास अर्थ के मास की तुलना में नेग्लिजिबल बहुत कम होगा। ये अर्थ इसको जितना फोर्स से खींच रहा होगा ये भी अर्थ को उतना ही फोर्स से खींचता है। अगर बोले कि पेन अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच पाता जब सेम फोर्स लगाता है, तो उसका रीजन क्या होता है एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ का एक्सेलरेशन क्या कर जाएगा बहुत कम, लेकिन पेन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा। क्यों, फोर्स सेम लेकिन इसका मास क्या है बहुत कम, तो वैल्यू क्या कर जाएगा यहाँ पे ए का वैल्यू बहुत ज्यादा, तो ये बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा, ये बॉडी एक्सेलरेट कर जाएगा फॉर सेम फोर्स लगने के बावजूद भी। यहाँ पर भी वही काम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का मास मून के मास से ज्यादा होने के कारण ये मून क्या करता है अर्थ की तरफ मूव करना शुरू करता है। मतलब सिंपल सी बात बोल सकते हैं अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किस फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब यहाँ ध्यान देना कि जो ये फोर्स है, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ काम कर रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, कहाँ काम कर रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। और आप लोग पढ़े होंगे कि जब भी कोई फोर्स, इफ एनी फोर्स acts towards the center of circular path या फिर center, then that force is called centripetal force। मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये किसके बराबर कर जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगेन लिसन अगेन, मैं क्या बोल रहा हूं, अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रहा है, कौन सा फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये मून को अर्थ की तरफ आना चाहिए, जैसे कि ये पेन अर्थ की तरफ आता है, ये पेन अर्थ की तरफ आता है, वैसे ही मून को अर्थ की तरफ आना चाहिए था। लेकिन जो ये फोर्स है वो कहाँ लग रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। और यदि कोई फोर्स सेंटर की तरफ काम करे तो उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और यदि कहीं पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाना शुरू करता है। अब बात समझ में आ चुका होगा, अर्थ अट्रैक्ट द मून बाय अ फोर्स दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स acts towards the center of the earth, therefore it is called centripetal force, and the centripetal force start to rotate the moon around the earth। इस मून को अर्थ के अराउंड में घुमाना शुरू करता है कौन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। क्यों बना, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां काम कर रहा है अर्थ के सेंटर की तरफ। और बोल सकते हैं कि जो इसका पाथ, जो इसका सर्कुलर पाथ बन रहा है उसके सेंटर की तरफ काम कर रहा है। तो कोई भी एनी फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स जहां भी काम करेगा तो बॉडी क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराएगा। अब आती है बात कि सर अगर ये ऐसा है तो ये क्या हम इस मून का स्पीड निकाल सकते हैं कि कितना स्पीड से घूम रहा होगा।
निकाल सकते हैं कि कितनी स्पीड से ये मून घूम सकता है। दिखाते कैसे सो, आप लोग पढ़े हो ना ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अर्थ का मास को me और ये मून का मास को मान लेते हैं m, इसके बीच के डिस्टेंस को मान लेते हैं r, तो बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कितना बनेगा? कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून एंड r स्क्वायर। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है, और यदि कोई भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करे तो उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है mv²/r। क्या होता है? mv²/r। अब ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई दूसरा फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। यही फोर्स सेंटर की तरफ काम कर गया, जिस कारण से इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल होना चाहिए तो mv²/r इज इक्वल टू g कैपिटल m/r²। दिस इज m एंड m कैंसिल आउट, कटेगा, ये कट जाएगा। बता क्या बच गया? बच गया v²/r इज इक्वल टू कैपिटल G me/r। वी कैन फाइंड r भी कटेगा, इस खत्म। तो क्या बच गया? v² इतना। वी कैन, ये v तो स्क्वायर है, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि जब v निकालेंगे तो ये इस तरह के रूट में चला जाता है। रूट में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 में gm/r। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड, जिसके द्वारा ये मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड रोटेट करता है। वी कैन फाइंड दिस। दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ g वी नो दैट, r डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ एंड मून। वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द मून, जिस स्पीड से क्या क्या करता है? ये अर्थ के अराउंड में रोटेट करता है। इतना बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। क्या बोल रहे थे? द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। मैं फिर एक बात बोलना चाहूंगा, क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के पहले मून अर्थ के अराउंड नहीं घूम रहा था? गलत, वो घूम रहा था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने उसको फॉर्मुलेट किया, उसको एक्सप्लेन करके बताया कि आखिर मून अर्थ के अराउंड क्यों घूम रहा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि मून रोटेट अराउंड द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल force, and this gravitational force acts towards the center of earth, therefore it is called centripetal force, and this centripetal force start to rotate the moon in circular path. In this way the moon doesn't fall in the center of earth। जैसे कि पेन गिर रहा था वैसे मून अर्थ की तरफ फॉल डाउन नहीं करता है, क्योंकि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ आ रहा होगा? ओके। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो देखिएगा। इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वो क्या बता रहा है? द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। आप लोग देखेंगे सी में टाइड्स आते रहते हैं, तो जो भी टाइड्स आता है वो ड्यू टू द मून। अब आती है बात कि अर्थ पे बहुत सारे, अर्थ का सरफेस पे वाटर है, बहुत सारे वाटर सरफेस है, तो मून के पास मास है, ये वाटर के पास मास है, तो ये मून क्या करेगा? अर्थ के वाटर सरफेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सन भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस कारण से क्या होता है? सी में टाइड्स आते हैं। ठीक है। मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है? जैसे अभी हम समझाएं, मून और अर्थ के केस में सेम कहानी होता है सन एंड प्लैनेट के केस में। ऐसे समझिएगा, दिस इज द सन, एंड दिस इज द एनी प्लैनेट। ओके, सपोज दैट दिस इज अर्थ। सन का सेंटर हुआ ये ऐसे, डिस्टेंस बोथ हैव मास, दोनों के पास मास है, ये इसका पास ज्यादा मास, इसके पास कम मास। तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा? अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। कौन से फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। सेम कहानी, जैसे ही अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स कहां काम कर रहा है? सन के सेंटर की तरफ। तो दिस फोर्स एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स
therefore the earth start to rotate around the sun. ओके, यहां पर भी निकाल सकते हैं स्पीड का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला अंडर रूट जी कैपिटल जी एम बाय आर। अब आती है बात, फिर से बोल रहा हूं, all the planets revolve around the sun is due to the gravitational force। gravitational force के कारण से ही सारे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं। अब कैसे? because sun has some masses, earth has some masses, both have masses, and therefore there will be a force that is called gravitational force। that gravitational force acting by the sun to the earth is attracted towards the sun। ये सन अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा एक फोर्स से, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सन के सेंटर की तरफ काम कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ काम कर रहा है, जिस कारण से हम लोग बोलते हैं कि दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स ये बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एक्ट सिमिलर सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर जाता है। और जिस कारण से जब भी कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा तो वहां पे वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो कैसे पाथ में घूमेगा? सर्कुलर पाथ में। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है ना। एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, क्यों? ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोगों को पता होगा कि एटम में के न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन, और बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे काम करता है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ काम कर रहा है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन ये सेंटर में फॉल डाउन ना करके क्या करता है? ये सर्कुलर पाथ को एक्वायर करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। यहाँ पे मैं जो बोलने वाला हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है। कोई भी फोर्स यदि सेंटर की तरफ काम कर गया तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहला जाएगा। अब इसको हम डिफाइन करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है? तो सिंपल इसका डेफिनेशन है, द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। अगर कोई सर्कुलर पाथ है और सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ कोई यदि फोर्स काम करेगा तो दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस इज द ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा, ये सारे फिनोमेनन न्यूटन्स के आने के पहले भी होती थी। न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने इन चीजों को एक्सप्लेन करने में हेल्प किया कि कैसे क्यों होता है। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोग को अच्छा लगे तो सबसे पहले जो मेरा YouTube का चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।